बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का वो लेक्चर ज़रूर सुनना है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने ये पार्ट्स किए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के ये जो पार्ट्स हैं ये इससे मिलते जुलते हैं। तो आपको इनकी जब समझ आ जाएगी तो इसकी बड़ी आराम से समझ आ जाएगी। इन क्वेश्चन में दरअसल लेफ्ट पे भी 2 रेशोज थी और राइट पे भी 2 रेशोज थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो लेफ्ट पे भी 3 रेशोज हैं और राइट में भी 3 रेशोज हैं क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स में। तो प्लीज पहले मेरा ये वाला लेक्चर आप सुनिएगा तो फिर इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं बाय मिस्टेक ये लेक्चर जो था मैंने ये अपलोड करना था इन्हीं क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स के बाद, लेकिन ये किसी वजह से ये रह गया लेक्चर, मुझे पता नहीं चला, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो ये मैं एंड पे ये लेक्चर इस क्वेश्चन का भेज रहा हूँ एक्सरसाइज 6.3 के एंड पे। तो आपने प्लीज जरूर इसको इन क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स के साथ, यानी जब ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो फिर आपने ये करना है तो बहुत अच्छी समझ आएगी। तो आए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 इसके तमाम पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें कहा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड r। जब भी किसी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो उधर 2 इक्वेशनें जरूर बनेंगी, ये मैं आपको बात बता लूं। जब भी किसी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, फर्ज कर लो x और y वेरिएबल है, तो कम से कम 2 वहां पे इक्वेशन जरूर बनेंगी। और अगर 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो उधर कम से कम 3 इक्वेशन जरूर होती हैं। जैसे आप चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.6 निकालें, देखें वहां पे आपको क्रैमर्स रूल या इन्वर्जन मेथड या एचिलॉन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में वहां पे 3 इक्वेशन हैं। एक्स वाई जेड वेरिएबल निकालना है तो वहां पे 3 इक्वेशन हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हों, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी हो तो कम से कम उसमें 2 इक्वेशनें जरूर होंगी। तो देखिएगा इसमें एंड पे यहाँ पे आके 2 इक्वेशनें बनेंगी। तो इस क्वेश्चन में हमें n और r की वैल्यू निकालनी है तो 2 इक्वेशनें जरूर बनेंगी। क्वेश्चन 2 के आखिरी 3 पार्ट्स आप बच्चों देख लें या क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट देख लें, उन पार्ट्स में हमें सिर्फ या n की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी या r की, लेकिन ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, हटकर है। इसमें n एंड r दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ रही है। तो देखिए इसमें क्या करना है। यहां से लेफ्ट पे भी 3 रेशोज हैं, राइट पे भी 3 रेशोज हैं। तो हमने क्या करना है, इन 2 रेशोज का इन 2 के साथ कॉम्बिनेशन ले लेना है। ये देखो, फ्रॉम हियर वी हैव NCR-1 रेशो NCR इज इक्वल टू 6:14। फिर इन 2 रेशोज को, दूसरी और तीसरी रेशो को मैंने इधर से दूसरी और तीसरी रेशो के साथ किया इक्वेट। ये यहां पे इक्वल का साइन। पहली 2 रेशोस को इधर 2 रेशोस के साथ इक्वल किया, फिर दूसरी तीसरी रेशो को इधर से दूसरी तीसरी रेशो के साथ इक्वल किया। तो यहां तक की काफी है। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि अब हम पहली और तीसरी रेशो, इधर से भी पहली और तीसरी रेशो, उसको लेने का फायदा नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा चीज बन जाएगी। हमें 2 इक्वेशंस ही काफी थी। दैट्स वाई हमने ये 2 एक्सप्रेशन ले लिए, तीसरे एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। इन्हीं से ही हमारा मकसद या मतलब हो जाएगा। अब बच्चों ये देखिए, यहां तक सिर्फ अगर आप इसको देखें तो ये क्वेश्चन 2 के आखिरी 3 पार्ट्स या क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट उसकी तरह एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो A/B इज इक्वल टू C/D हो तो हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चन में भी मैंने यही बात बताई थी, A/B इज इक्वल टू C/D। इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने यही काम किया, दिस वन ओवर दिस वन इज इक्वल टू दिस वन ओवर दिस वन। यहां से अब NCR का फार्मूला तमाम क्वेश्चंस में ये वाला बच्चों फार्मूला लग रहा है, इसलिए आपने इसकी रीजन जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर
दे लिया करनी है। मेरे पास तो स्पेस कम है, जगह कम है, मैं नहीं दिया करता हूँ, मैं सिर्फ वो कह लिया करता हूँ। तमाम पार्ट्स के लिए मैंने वो इशारा ऐसे कर दिया करता हूँ। लेकिन पेपर में बेहतर यही है कि कहीं एक आध जगह पे पूरे क्वेश्चन में वो जो फार्मूला लग रहा है उसकी रीजन दे लिया करें। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये कहीं ना कहीं बताया था कि कोई भी फार्मूला कहीं भी लग रहा हो, चाहे अलजबरिक लग रहा है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है, चाहे कोई और लग रहा है एनसीआर या एनपीआर का, तो बेहतर यही है आपने उधर फौरन जो है उस फार्मूले की रीजन देनी होती है, रेफरेंस देना होता है। तो एनसीआर का ऊपर भी फार्मूला लग गया, नीचे भी फार्मूला लग गया। ये फार्मूला क्या है, बार बार बता रहा हूं, एनसीआर इज इक्वल टू ऊपर एन का फैक्टोरियल, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, फिर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। यहां पे यही काम हो रहा है, चेक कर लें। ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। नीचे वाली चीज इसी तरह से यहां पे इस पे फार्मूला लगा है वही, इज इक्वल टू 6/14। आपकी मर्जी है बच्चों, इसको 6/14 को 2 पे कैंसिल करें या ना करें। अगर कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है कि ये गलती होगी। अब यहां पर आकर आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें मेरा लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, उसमें क्वेश्चन 2 के आखिरी 3 पार्ट्स या क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट। यहां पर आकर हम हमेशा ये डिवीजन के नीचे वाली जो ये वैल्यू होती है इसको हमेशा मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर लिया करते हैं। कैंसिलेशन होगी जरूर, यहां पर आकर कैंसिलेशन होती है, ये इससे कटेगी वैल्यू। यहां पर अब कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होने के बाद वही स्टेप्स जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, मैं एंड पे यहां पे भी वही चीजें दोबारा स्टेप्स को रिकॉल, या यहां पे भी मैं वही स्टेप्स दोबारा रिकॉल करवा दूंगा। यहां पे भी वही स्टेप्स हो रहे हैं। कुछ ना कुछ यहां से कैंसिल होने के बाद जो बाकी चीजें बच रही होती हैं हमेशा उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। जैसे ये देखो आर फैक्टोरियल और आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो मैं बच्चों की आसानी के लिए इनको इकट्ठा कर लिया करता हूं। जिन वैल्यूज को छोटी बड़ी वैल्यूज आपस में होती हैं उनको इकट्ठा कर लिया करता हूं। सिमिलरली इनको देखें, ये और ये और ये, तो ये इनका आपस में इकट्ठा इनको कर लिया, क्योंकि अभी मैंने इनको ब्रेक करना है। तो वही बात जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई थी, जब भी ऊपर नीचे 2 फैक्टोरियल की रकमें हो और एक वैल्यू बड़ी हो, चाहे ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो चाहे नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, आपने बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ब्रेक करना है, एक एक नंबर कम करते जाना है और अपनी जरूरत रिक्वायरमेंट को देखते हुए जहां पे रुकना है वो आपको पता है कि जब भी वो नीचे वाला नंबर उससे मैच कर जाए तो रुक जाना है और वहां पे फैक्टोरियल डाल के कैंसिल करना है। तो ये देखें आर फैक्टोरियल बड़ा है या आर माइनस 1 फैक्टोरियल बड़ा है, आर फैक्टोरियल बड़ा है, तो इसको एक नंबर इससे कम करके यहाँ पे इससे कैंसिलेशन के लिए रोक दिया, कैंसिल करना है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू इससे बड़ी, चाहे ऊपर वाला नंबर बड़ा हो चाहे नीचे वाला नंबर बड़ा हो, इस मसले में या इस टेंशन में नहीं पड़ना। जो भी नंबर बड़ा होगा उसको छोटे नंबर तक ले जाकर वहां पे फैक्टोरियल डालकर कैंसिल करना होता है। जैसे ये अब कैंसिल हो गया, इससे एक नंबर लेस करें तो ये हमने सिंपलीफाई करने के लिए ये काम किया करते हैं। हमेशा फैक्टोरियल की वैल्यूज को आपस में इकट्ठा करके फिर जो बड़ी वैल्यूज होती है उनको हम छोटी वैल्यू तक कन्वर्ट करके कैंसिल करते हैं। बस यहां तक आप आ जाएं। यहां से आगे जो है आपको पिछले क्वेश्चन में इधर ही जवाब मिल जाया करता था, लेकिन यहां पे चूंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो इधर जवाब नहीं मिलना। बहरहाल आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। यहां पे अब आपने अगर 6/14 को कैंसिल करना है तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, कैंसिल कर ले 2 पे, 2 3 जार 6, 2 7 जार 4, 2 पे काट के 3/7 लिख लें या ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं, इसमें मिस्टेक नहीं होगी। आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट को एक साइड पे रखना है, वेरिएबल को एक साइड पे। यानी मैं इस तरह से ना एक इक्वेशन कोई बनाना चाहता हूं, इसमें एक्स वाई वेरिएबल हैं जबकि क्वेश्चन में आर और एन वेरिएबल्स हैं। तो आर और एन की टर्म्स को एक साइड पे रख लें, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे। दैट्स वाई ये 6n को भी मैं इधर ला रहा हूं और -6r को भी इधर ला रहा हूं। वेरिएबल की टर्म्स एक साइड पर, कांस्टेंट एक साइड पर, तो ये दोनों इधर आके ये 6n इधर आके -6n बन गया
और ये 6r माइनस 6r इधर आके प्लस 6r 14r प्लस 6r 20r मैंने डायरेक्ट लिख लिया। यहाँ पे वही 2 पे जो मैंने कहा था कैंसिल करना है, इधर अब कर लें, कैंसिल कर लिया करो, कहीं रास्ते में या आखिर में जाकर सिंप्लीफिकेशन आगे छोटी हो जाती है, हल्की हो जाती है, कैंसिल करने से आगे सिंप्लीफिकेशन हल्की हो जाती है। दर हकीकत यहाँ पे 2 कॉमन लेकर काट लें या डायरेक्ट काट लें, कैंसिल कर लें, मर्जी आपको, कॉमन लेना या कैंसिल करना, उससे सवाल इजी हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्की हो जाती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1। अभी हमने बच्चों इससे ये सिंप्लीफिकेशन करके एक इक्वेशन बनाई है। अब सेम कैलकुलेशन इस तरह की जो अभी की है वो इस पे होगी। अभी हमने इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करना है, सेम सारी बातें इसी तरह से, वही सारी चीजें, सेम स्टोरी। यहां पर आकर ये देखो ये कैंसिलेशन होगी, फिर जो बड़े नंबर हैं उनको आपस में इकट्ठा कर लें, ये r+1 को r फैक्टोरियल के साथ और इसको, सारी वही चीज ये देख लें। इसमें मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन कर ली है, ये 14/21 को इसको 7 पे काट लिया, ना भी काटें कोई मसला नहीं, बाद में काटना पड़ जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब बेटा एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन है, इस तरह की, जैसे फर्ज कर लो आपके पास 2 इक्वेशनें होती हैं तो आप क्या करते हैं, उनको सॉल्विंग साइमल्टेनियसली करते हैं, इलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन को और इसको आपने सॉल्व करना है, तो जरा देखिएगा क्या करना चाहिए, सोचें बच्चों। यहां पे 10 आ रहा है और ये -5 आ रहा है, तो आप बी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, जैसे यहां पे भी देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। इधर भी यही काम मैंने किया है, इक्वेशन बी को 2 से मल्टीप्लाई करके ए के साथ ऐड करना है। हमें एन और आर की वैल्यू निकालनी है। ये शुरू में मैंने बोला था कि जब 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती हैं तो आपके पास 2 इक्वेशंस का होना जरूरी है। तो ये 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं, ये देखें, ये आपके पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस हैं तो इधर भी ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं, बननी चाहिए तभी वैल्यू मिलेगी। तो ये अब इनको हमने सॉल्व करना, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, मल्टीप्लाई इक्वेशन बी विद 2 एंड देन एडिंग विद ए। तो ए इक्वेशन मैंने पहले एज इट इज लिख ली है और बी को मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा। आप पहले ऊपर बी लिख लेते और फिर नीचे ए लिख लेते। इक्वेशन बी को 2 से मल्टीप्लाई करके ए के साथ ऐड कर लो। तो ये इक्वेशन बी को 2 से मल्टीप्लाई किया, देख लें ये यहाँ पे, और फिर ऐड कर दिया, ये कट की वैल्यू। इसको देखें तो ये हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट 9 बन गई। हमें n और r दोनों निकालने हैं, तो अब हमें n की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करना है, जिसमें मर्जी पुट कर लें। पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन बी में पुट किया मैंने। 2 × 9 - 5r इज इक्वल टू 3। ये मल्टीप्लाई करें 18 - 5r। हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r के साथ जो जो चीजें इधर पड़ी हैं उनको उधर शिफ्ट करना है। 18 को उधर ले जाएं, 18 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 18 - 15। इधर -5r है, इधर -15 है, तो आपने -5 को उधर डिवाइड करना है, r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू सिंप्लीफाई करके देखें तो ये 3 आ गई। तो हमसे कहीं रास्ते में कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना होगी हो, अगर टाइम पेपर में है, टाइम पेपर में बचता है, तो आप चेक कर लें क्या, कैसे। ये n और r की जो वैल्यूज हैं इनको आप बच्चों इस एक्सप्रेशन में n और r की वैल्यू को पुट करो तो रिजल्ट ये बनना चाहिए। इस एक्सप्रेशन में पुट कर लो या फिर इस एक्सप्रेशन में पुट कर लो n और r की वैल्यूज को। एट ए टाइम n और r की वैल्यूज को इसमें पुट करो, तो ये कॉम्बिनेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करो, इसमें या इसमें, तो ये रिजल्ट्स बनने चाहिए। वही स्टेप्स जो क्वेश्चन 2 के आखिरी 3 पार्ट्स में या क्वेश्चन 3 के आखिरी पार्ट्स में थे। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर सुने ना, उसमें मैंने वो स्टेप्स बताए हुए हैं बकायदा, यहाँ पे भी फिर मैं बता रहा हूँ। उधर होता ये था कि वहां पे हमारे पास n या r में से कोई एक वैल्यू गिवन होती थी और दूसरी निकालनी होती थी, तो उधर हमारे पास एक ही इस तरह की इक्वेशन बनती थी और उधर से फौरन वैल्यू मिल जाती थी। यहाँ पे चूंकि 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशनें बन रही हैं। कैसे?
गौर कीजिएगा, लेफ्ट पे भी 3 रेशोज हैं, राइट पे भी 3 रेशोज हैं। तो पहले तो दो दो रेशोज का आपस में कंपैरिजन किया और वही दो दो रेशोज लेनी है जो लेफ्ट पे लिए। जैसे इधर पहली 2, इधर भी पहली 2, फिर इधर जो है अगली 2 लास्ट 2, इधर भी लास्ट 2, इन रेशोज का आपस में इक्वेट कर लिया हमने। फिर इनको आपस में डिवाइड कर लिया, इन 2 को आपस में लेफ्ट पे डिवाइड कर लिया और इन 2 को आपस में। अब आगे यहां से जैसे ही आप उधर फार्मूला लगाते थे, यहां पर आकर हमेशा कुछ कटिंग होगी, उल्टा कर जब हम इसको रेसिप्रोकल लेकर यहां पे हमेशा कुछ कटिंग होगी। फिर हम क्या करते थे, रिकॉल करें तो यहां पर आकर हम हमेशा जो बड़ा नंबर और छोटा नंबर है उनका आपस में कंपैरिजन करके उनको ऊपर नीचे लिखते हैं ताकि फिर उसको हम सिंप्लीफाई करें, ब्रेक करें। तो हमेशा ब्रेक करने के बाद उधर तो उन क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 के आखिरी 3 पार्ट्स में या क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट में, यहीं पर ही हमें वैल्यू मिल जाया करती थी, क्योंकि उधर जो होता था एन की या आर की किसी एक की वैल्यू निकालनी होती थी तो एन या आर में से कोई फिर दूसरी वैल्यू इधर ऊपर नीचे उनमें से कोई एक वैल्यू गिवन होती थी तो आपको फौरन दूसरी वैल्यू यहीं पर ही उधर एक इक्वेशन ही बनती थी और मिल जाती थी। लेकिन इस सवाल में हमें यहाँ पे एक इक्वेशन ये बनेगी, फिर इसी तरह से इस पे सारा वही प्रोसेस करना है, सारा वही, इस पे सारा वही प्रोसेस करना है, सारी वही गेम, सारी वही लाइंस, और इस पे जाकर यहाँ पे हमें दूसरी इक्वेशन बन रही है। फिर इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्विंग साइमल्टेनियसली करेंगे तो हमें एन और आर की वैल्यू मिल जाएगी। वही चीज, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है। तो अगले 2 पार्ट्स हूबहू ऐसे ही होने हैं। इस क्वेश्चन 4 के अगले जो 2 पार्ट्स हैं बिल्कुल उनमें भी यही कैलकुलेशन होगी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अभी कराने लगा हूं। यहां पे मैंने थोड़ा सा इन शॉर्ट चला हूं, आपको पता चल गया होगा कि जो काम इधर किया यहां पे भी वही काम है, तो ये देख लें आप। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 है, इसमें भी हमें एन और आर की वैल्यू निकालनी है। यहां पे भी लेफ्ट पे 3 रेशोज हैं और राइट पे 3 रेशोज हैं, तो हमने उसी तरह 2 रेशोज का कॉम्बिनेशन लेना है, 2 रेशोज को इक्वेट करना है। पहली और दूसरी रेशो को इधर से पहली और दूसरी रेशो के साथ इक्वेट कर लिया और दूसरी तीसरी रेशो को यहां हम इस तरफ से भी दूसरी तीसरी रेशो से इक्वेट करें, यानी नंबरिंग डिस्टर्ब नहीं करनी। ऐसा ना हो कि इधर से पहली 2 को आप इन 2 से इक्वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। पहली 2 इधर रेशोज ली हैं तो इधर से भी पहली 2 रेशोज लेनी है और फिर इधर से आपने ये अगली 2 आखिरी 2 रेशोज लेनी है तो यहां से भी आखिरी 2 रेशोज लेनी है। हमें एन और आर की वैल्यू चाहिए, हमें 2 इक्वेशंस ही काफी हैं। तो कोई बच्चा ये कहे कि जी पहली और तीसरी रेशो के साथ मैं 3 और 5 को ले लूं, तो वो एक एक्स्ट्रा चीज तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। आपने कोई से भी 2 बनानी है, जो मर्जी ऑर्डर से बना लें। अगर कोई बच्चा कहता है मैं पहली दूसरी के साथ इधर पहली दूसरी और फिर पहली तीसरी के साथ इधर से पहली तीसरी, तो भी ठीक है। मतलब ऑर्डर सेम रखना है दोनों साइडों से, लेकिन कोई सी 2 इक्वेशंस बनाएं, 3 ना बनाएं। वो तीसरी इक्वेशन हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगी। हमें एन और आर के लिए 2 ही इक्वेशनें काफी हैं, तो यहाँ पे हमने इसलिए 2 ही रेशोज का कंपैरिजन लिया। तो यहाँ पे हमने 2 तरह से इक्वेशंस बनानी है, तीसरी की नहीं है जरूरत। अब ये क्वेश्चन 2 के जो आखिरी 3 पार्ट्स थे या क्वेश्चन 3 की तरह बिल्कुल उसी तरह ये भी एक वैल्यू बनेगी और एक ये भी वैल्यू बनेगी। उसी तरह से हम इन 2 रेशोज को आपस में डिवाइड करेंगे और इन 2 रेशोज को डिवाइड करेंगे। सिमिलरली इसके बाद हम इस पे यहाँ पे काम करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। अब ऊपर एनसीआर का फार्मूला, नीचे भी एनसीआर का फार्मूला, साइड पर रीजन दे लेनी है। हमारे पास ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, फिर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। हमारे पास ऊपर ये चीज बनेगी, नीचे ये चीज बनेगी। इन दोनों पे ऊपर नीचे हम वो एनसीआर का फार्मूला लगा रहे हैं। यहां पर आकर हमेशा बच्चों हमने उल्टाना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में, डिवीजन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में बनाकर आगे हमने हमेशा इनको उल्टाना है, रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ जरूर कैंसिलेशन बनेगी। यहां हम कैंसिलेशन करेंगे जरूर, कुछ ना कुछ तमाम पार्ट्स में आपने देखा कैंसिलेशन हो रही है। इसके बाद यहां पे एक तो ये कैंसिलेशन होगी, फिर आपने बच्चों 2 वैल्यूज को जोड़ना है। उन 2 वैल्यूज को जोड़ना है जिनका आपस में कोई मवाजना बन रहा हो, कंपैरिजन बन रहा हो।
मसलन मैं इसको इसके साथ नहीं जोड़ूंगा, मैं इसको इसके साथ ही जोड़ूंगा, क्योंकि r फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल इनको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। दैट्स वाई इन दो को जोड़ा और फिर इन दो को इसी तरह से जोड़ लिया। अब जो बड़ी वैल्यू है, जो बड़ा फैक्टोरियल है, उसको छोटे फैक्टोरियल तक ब्रेक करना है। तो इसमें r फैक्टोरियल बड़ा है तो r को लिखा r इंटू r-1 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल करने के लिए। और इसमें ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से एक स्टेप इसको डाउन करें तो ये बन रही है, दैट्स वाई इसको ब्रेक कर लिया, ये कट गई वैल्यूज। हमेशा यहां से कटने के बाद इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे फिर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये एक इक्वेशन मिल गई। जबकि क्वेश्चन 2 में उसके जो आखिरी 3 पार्ट्स थे या क्वेश्चन 3 का जो लास्ट पार्ट था उसमें इधर ही हमें फौरन वैल्यू मिल जाती थी। वजह क्या थी? उस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन में हमें यहां ऊपर या n की जगह कोई वैल्यू देकर r मांग रहा होता था या r की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू देकर n मांग रहा होता था, तो उधर हमें फौरन यहां से वैल्यू मिल जाती थी। और दूसरी ये भी वजह थी कि उसमें सिर्फ लेफ्ट पे 2 रेशोज थी और राइट पे 2 रेशोज थी। इसमें लेफ्ट पे भी 3 है, राइट पे भी 3 है, इसलिए इसमें हमें एक एक्स्ट्रा काम अलग से करना पड़ेगा, ये वाला, जैसे ये चीज है इस तरह की। तो इसको भी हम उसी तरह से बिल्कुल जैसे इसमें ये स्टेप्स किए। पिछले पार्ट में तो मैंने इसकी इतनी डिटेल नहीं बताई थी। अभी मैं इसको भी चलो यहाँ पे इसको भी इसी तरह से मैं बोल देता हूँ इस वाले स्टेप को। पिछले पार्ट में मैंने इस वाले स्टेप पर इतनी ज्यादा डिस्कशन या बहस नहीं की थी, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब यहाँ से ये चीज जो है, ये यहां से हमने ये जो सेकंड इक्वेशन है इससे बनानी है फ्रॉम इक्वेशन 2, बिल्कुल यही इन्हीं लाइंस के साथ इनको आपस में डिवाइड कर लिया और इनको आपस में डिवाइड कर लिया। रेशो होती डिवीजन है। तो अब आपने क्या करना है, इस पे एनसीआर का फार्मूला लगाना और इस पे भी एनसीआर का फार्मूला लगाना है। ये देख लें, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, नीचे भी एन फैक्टोरियल ओवर आर प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। यहां पे आकर हमेशा इनको उल्टाना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है, मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल ले लें। हमेशा यहाँ पे ये कटिंग होगी, कोई ना कोई एक आध कटिंग जरूर हो रही होगी। फिर आपने उसी तरह से जोड़ना है उन वैल्यूज को जिनका आपस में कोई जोड़ या कंपैरिजन बन रहा हो, इनको जोड़ना है और इनको जोड़ लिया। यहाँ पे r प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा है तो उसको एक्सपेंड किया, r फैक्टोरियल तक ओपन करना है, और इसमें ये वैल्यू बड़ी है तो इसको ओपन किया कैंसिलेशन करने के लिए। ये कैंसिलेशन करके हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ये कटिंग हो रही है और इधर इनकी कटिंग हो रही है। बाकी हमारे पास ये वैल्यू बची, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे इधर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बनी। अब इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड कह लें या सॉल्विंग साइमल्टेनियसली मेथड, जैसे जो मर्जी समझ लें, उसके लिहाज से हमने उस मेथड से करना है। क्या गौर कीजिएगा, मैं फिर इधर एग्जांपल लिखता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 4। तो जब ऐसा सीन आ जाए तो आपने या x को एलिमिनेट करना होता है या y को। एक तो ये तरीका होता है ना, एक तो इस तरह की वैल्यू होती है ना कि ये फौरन इस तरह से कॉफिशिएंट सेम होते हैं तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन फर्ज कर लो कॉफिशिएंट सेम नहीं है, इस तरह की सीन है, इस तरह की चीज है, तो फिर हम फौरन देखते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे ये सूरत हाल हो तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी सिचुएशन है, यहाँ फिलहाल ऐड करना पड़ेगा तो फिर ये सीन। लेकिन फर्ज कर लो ये ऐसी चीज है कि ये नंबर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्रॉस की तरह, जैसे फर्ज कर लो यहाँ पे ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, लेट ऐसे होता ना, मल्टीपल से मुराद मेरी ये मिसाल मुराद है, तो फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या फर्ज कर लो यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे फर्ज कर लो ये 4 है, तो फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले। यानी कोई कोफिशिएंट मल्टीपल होता है तो फिर तो हम उसको छोटे कोफिशिएंट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसके इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा सीन नहीं है, दोनों कोफिशिएंट मल्टीपल नहीं है, ना x के ना y के। फिर क्या करना होता है, फिर बच्चों क्रॉस की तरह कर लेना है। या तो इस इक्वेशन को 7 से
और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके y एलिमिनेट कर लो, या फिर इसको 5 से और इसको 2 से, क्रॉस से मेरी मुराद ये वाली चीज, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेना ये नंबर और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई कर लेना, या इसको देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से और इसको 3 से, यानी या x एलिमिनेट कर लो या y एलिमिनेट कर लो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से। सेम स्टोरी यहां पे ये बन रही है, ये कोई इनमें नंबर मल्टीपल नहीं है। फर्ज कर लो यहां पे ये r होता ना तो फिर तो मेरे लिए आसान था, मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अब इस वक्त ये सूरत हाल है, यहाँ पे 7 है और ये -3 है, यहाँ पे 4 और ये -9 है, तो कोई भी कोफिशिएंट एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो फिर ये वाली सीन, ये वाली चीज बन रही है। तो हम या r को एलिमिनेट कर लेते हैं या n को। तो मैंने r को एलिमिनेट किया कैसे, क्रॉस की तरह, ये इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 7 से। r को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये 9 है, ये 9 इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये 7 है, ये 7 इससे मल्टीप्लाई कर, ये देखें यही काम किया। इक्वेशन a को हमने 9 से और b को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और इनको फिर ऐड किया। मैंने r को एलिमिनेट किया, लेकिन कोई बच्चा कहता नहीं मैं तो n को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो वो फिर ये करेगा इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा। मैंने r को एलिमिनेट किया, n को एलिमिनेट करना हो तो यूं करेंगे जैसे अभी मैंने बोला, तो ये ऐड करेंगे तो n मिल गया, n की ये वैल्यू वापस इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लें तो आपको r मिल जाएगा। n और r हमें मिल गए। बच्चों याद रखें इस क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चंस में n और r की जो वैल्यूज हैं ये कभी डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, कभी यूं फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन में भी आएगी तो डेसिमल में आएगी, फ्रैक्शन में अगर आती है तो वो पूरी पूरी डिवाइड होने वाली हो, जैसे ये डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि n भी नेचुरल नंबर है और r भी नेचुरल नंबर है, तो n और r एक नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, नेचुरल नंबर की फॉर्म में, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आना चाहिए। अगर आपकी n और r की वैल्यू इस तरह से डेसिमल में आ रही है तो कोई मिस्टेक होगी। और किसी किसी सवाल में n की या r की दो दो वैल्यूज आती हैं और उनमें एक वैल्यू ऐसी होती है जो नेगेटिव होती है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, या कोई कोई वैल्यू ऐसी r की आती है जो n से ज्यादा हो जाती है तो वो भी हमने नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें ये ख्याल रखना है कि n और r जो हैं वो उसमें एक वो कंडीशन होती है ना, r इज लेस देन और इक्वल टू n, वो वाली कंडीशन भी पूरी हो रही हो। तो ये अगर कोई बच्चा कहता है कि जी मैं चेक करना चाहता हूँ मुझसे कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, n और r की वैल्यू गलत तो नहीं आई है, तो चेक करने के लिए n और r की वैल्यूज जो हैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर लो तो आंसर 3/4 बनना चाहिए, या ये इस रेशो में पुट करो तो रेशो 3:4 बननी चाहिए। इस एक्सप्रेशन में पुट कर लो या इसमें और कैलकुलेटर से चेक कर लो, यही रिजल्ट्स बनेंगे, यही रिजल्ट्स बनेंगे जो ये सामने है ये वाले। क्वेश्चन 4 पार्ट 3 ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसे पार्ट 1 और 2 है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है। ये लेफ्ट साइड पे 3 रेशोज हैं और राइट साइड पे ये नंबर्स के साथ 3 रेशोज हैं। तो इधर से पहली 2 रेशो और इधर से पहली 2 रेशो इनको इक्वल करेंगे, फिर दूसरी तीसरी रेशो और इधर से दूसरी तीसरी रेशो इनको इक्वल कर लेंगे, बिल्कुल वही लाइन। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, उस तरह से इसको किया। यहाँ पे इस पे इन दोनों पे ऊपर नीचे वो NCR का फार्मूला लगेगा और ये बच्चों इधर से कट के 11/6 बनी, ये चीज देख लें। अब आगे इस पे फार्मूला लगा, इस पे भी NCR का और इस पे भी NCR, तो n+1 का फैक्टोरियल ओवर r+1 का फैक्टोरियल, फिर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो इसमें 1 और ये -1 कट जाएगा, नीचे n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल साथ n - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/6। यहाँ से अब आगे वही बात जो बाकी पार्ट्स में करते आए हैं, डिनोमिनेटर ये वाला जो मेन डिनोमिनेटर है इसके नीचे वाली वैल्यू को इधर ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करके उल्टा लेंगे। यहां से देख लें कुछ कटिंग हो रही होगी, जरूर यहाँ पे कटिंग हो रही होगी। अब बाकी जो वैल्यूज बची हैं इसके साथ इसको इकट्ठा कर लो और इसके साथ इसको इकट्ठा कर लो, ये मैंने किया। जौन सी मर्जी वैल्यू जिधर लेफ्ट राइट पर लिख लें उससे कोई फर्क नहीं। अब ये r फैक्टोरियल और ये r+1 फैक्टोरियल, इसमें ये वैल्यू बढ़ी है और इसमें ये वैल्यू बढ़ी है इनके साथ, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल और नीचे r+1 इंटू r फैक्टोरियल, ये इससे कट गया ये इससे कट गया।
यहां पर आकर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई किया करेंगे हम। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आगे सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई n और r में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, तो यहाँ पे a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, इस तरह से करके इनको काट लें, ये 2 बनेगा और यहाँ पे NCR का इस पे और इस पे फार्मूला लगाया, बिल्कुल वही लाइंस, ये आप देख लें। सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर बच्चों आकर ना सिर्फ इस पार्ट में ये देखें n इज इक्वल टू 2r, तो आपकी मर्जी है इक्वेशन बना लें, या जब इसके साथ देखें ना कांस्टेंट नहीं है, यानी जैसे कोई डिजिट होता है ना 5, 3, 7 वगैरह, इधर कांस्टेंट नहीं है, तो सीधा सीधा ये n की वैल्यू जो है ये इसमें आप पुट कर लें। ये देखें सीधा सीधा पुट कर लिया n की वैल्यू, तो आपको r मिल गया, r की वैल्यू वापस इसमें पुट करें तो आपको n मिल गया। लेकिन मैंने साइड पर आपके लिए, कोई बच्चा ये कहे ना कि नहीं जी हम इसको इक्वेशंस की तरह ही करेंगे जैसे बाकी दो पार्ट्स में किए, तो ये 2r को इधर ले आए, n माइनस 2r इज इक्वल टू 0, तो फिर ये इक्वेशन b बन जाएगी, यहाँ पे ये इक्वेशन b बन जाएगी। अब आप a और b को सॉल्व कर लें, इसमें 6n है और इसमें n है, तो आप इक्वेशन b को 6 से मल्टीप्लाई करके a के साथ सब्ट्रैक्ट कर लें, तो यही मैंने लिखा हुआ है। मतलब सेकंड मेथड यूं भी कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। ये देखें ये 6n माइनस 11r, ये नीचे रखी है मैंने, ऊपर इक्वेशन ये वाली, इसको ऊपर इक्वेशन ये वाली रखी, ये नीचे रखी और ऊपर इक्वेशन ये वाली रखी है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से भी r की वही वैल्यू मिलनी है, तो r की वैल्यू जो है वो वापस किसी एक में पुट कर लें तो n की वैल्यू मिल जाएगी। n और r को चेक करना चाहें कि ये गलत हैं या सही हैं, तो चाहे n और r को इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, कैलकुलेटर से फिर कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स निकालो तो ये या यही बनेंगे। ये बिल्कुल वही उन्हीं लाइंस पर है जैसे पिछले दो पार्ट्स किए हैं, और चौथा पार्ट्स अभी हम करेंगे वो भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर होगा जैसे पिछले दो पार्ट्स किए हैं। क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। इसमें भी वही चीज है जो पिछले 2-3 पार्ट्स में थी। लेफ्ट साइड पे भी 3 रेशोज हैं, राइट साइड पे भी 3 रेशोज हैं, तो दो रेशोज को आप इक्वेट करेंगे। ये पहली 2 रेशोज को इसके साथ इक्वेट किया, इधर पहली 2 रेशोज के साथ, और सेकंड थर्ड को सेकंड थर्ड रेशोज के साथ इक्वेट किया। ये वही काम जो पिछले पार्ट्स में था। अब इक्वेशन 1 से a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d वाले तरीके से दिस वन ओवर दिस वन इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इस पे इन पे NCR का फार्मूला लगाएंगे हम, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे। सारी वही लाइन है जो पिछले पार्ट्स में थी। यहां पर आकर हमने हमेशा इसको उल्टाना होता है, रेसिप्रोकल ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन डालकर, ये कटिंग होगी, कुछ ना कुछ जरूर कटिंग हो रही होगी, तो इन दो को आपस में इकट्ठा करके लिखा और इन दो को, इनमें जो भी बड़ा फैक्टोरियल उसको छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक किया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, ये रिजल्ट आएगा। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, उससे भी आपको इसी तरह की चीजें मिल रही हैं, सारी वही चीजें, सारी वही बातें हैं। यहाँ पे इसमें कहने या करने की कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर आकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बी है और ये इक्वेशन ए है। जब दोनों इक्वेशंस में ऐसे कांस्टेंट आ जाए, दोनों में कांस्टेंट आ जाए, जैसे थर्ड पार्ट में तो कांस्टेंट नहीं था बी इक्वेशन में, तो उधर से मैंने एन की वैल्यू डायरेक्ट ए में पुट कर दी थी, लेकिन इधर आप ऐसा ना करें। करना चाहें तो एन की वैल्यू या आर की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर लें, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी निस्बतन आप ये वाला मेथड ज्यादा आसान होता है। क्या कि आप जो है कोफिशिएंट इक्वल कर लें, तो ये ए इक्वेशन को आप देखें ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर n का कोफिशिएंट 1 है, इधर n का कोफिशिएंट 2n है। यहाँ पे n का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे n का कोफिशिएंट 2 है, तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन a को 2 से मल्टीप्लाई करके b के साथ सब्ट्रैक्ट कर लें। b को ऊपर रखेंगे या a को ऊपर रखेंगे, जिसको जिससे सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने ये नहीं मेंशन किया कि किस को किस से सब्ट्रैक्ट करें, सिर्फ लफ्ज लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग। अब आप जिसको ऊपर रखोगे और जिसको नीचे रखोगे उससे कोई मसला या फर्क नहीं है, ये अब आपका चॉइस है, जैसे मर्जी कर लें, सिर्फ लफ्ज लिखना सब्ट्रैक्टिंग। आप सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम बी या बी फ्रॉम ए उसको नहीं लिखना, जिसको ऊपर रखा होगा जिसको नीचे रखा होगा, अंडरस्टूड। एग्जामिनर को आपकी चॉइस के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। यानी मैथमेटिक्स में इन बातों का रोल या इतना कोई ज्यादा कंसिडरेंस नहीं होती कि ये लफ्ज क्या लिखा है या किसको किस से सब्ट्रैक्ट करने, ये कोई बात मैटर नहीं करती। तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट करके आर की वैल्यू निकाल ली
आर की ये वैल्यू वापस इन दोनों में से किसी एक में, ए या बी में से किसी में पुट कर लें। मैंने बी में पुट किया आर की वैल्यू, तो आपको एन की वैल्यू भी मिल गई है। तो ये एन और आर आप एंड पे चेक करना चाहें बाकी पार्ट्स की तरह, तो एन और आर की वैल्यू इसमें पुट करके कैलकुलेटर से चेक कर लें, इसमें कैलकुलेटर से पुट करके चेक कर लें, या इसमें कैलकुलेटर से पुट करके चेक कर लें। इसमें पुट करेंगे तो जवाब जो है वो फिर 1/2 आना चाहिए, और इसमें जब पुट करेंगे तो आंसर जो है वो 2/3 आना चाहिए, अगर आपके एन और आर करेक्ट।